Hello everyone, myself I am Hari Rathod. Welcome to back Hari's Biology. In this session, we will discuss about what are exactly rRNA. It means ribosomal RNA and what are their exactly functions and what are their importance. We will discuss in this particular session. Let's start it. तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम तो आप जानते हैं, माई सेल्फ आई एम हरी राठौड़। आज का सेशन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम राइबोसोमल आरएनए पढ़ने वाले। राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है कि ये प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है इनको, है कि नहीं? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल इनका ही प्ले होता है। हमने वेटेज की बात करी, हमने एमआरएनए के बारे में, जैसे हमने आरएनए आर ऑफ टू टाइप्स, व्हाट आर दी वन जेनेटिक एंड अनदर वन इज नॉन जेनेटिक आरएनए के ऊपर फोकस कर रहे थे हम। नॉन जेनेटिक आरएनए आर अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स। व्हाट आर दे? वन इज एमआरएनए, अनदर वन इज टीआरएनए एंड लास्ट वन इज आरआरएनए। तो आज का सेशन हमारा आरआरएनए के ऊपर रहेगा, ठीक है? तो जैसे हम वेटेज की बात कर रहे थे, वेटेज के बात करते दौरान हमने आपसे कहा कि हमारा जो एमआरएनए का परसेंटेज कितना है? 5% है। और जैसे फिर हम आगे गए टीआरएनए की तरफ, टीआरएनए का वेटेज कितना देगा हमने? 15। 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। ये हो गए 20। 100 माइनस 20 कर दो कितने? 80 बच रहे, है कि नहीं? 80। तो 80% वेटेज किसका है? हमारे राइबोसोमल आरएनए का है कि नहीं? सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले कौन कर रहा होगा? राइबोसोमल आरएनए ही कर रहा होगा, ठीक है? एनीवे, ये तो आज का हमने एक लाइक ट्रेलर, जो ट्रेलर होता है आज का, जो अपकमिंग सेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले, उनके बारे में हमने आपको बोल दिया, है कि नहीं? तो अब हम ट्रेलर तो समझ लिया हमने कि राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, इसका वेटेज कितना होता है कि नहीं? एक बेसिक माहौल बनाने का प्रयास किया है मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 19, जो कंप्लीट किसके ऊपर डिपेंड होगा? राइबोसोमल आरएनए के ऊपर डिपेंड होगा, है कि नहीं? किसके ऊपर डिपेंड होगा? राइबोसोमल आरएनए के ऊपर डिपेंड होगा, है कि नहीं? अब जब राइबोसोमल आरएनए के ऊपर ये कम्प्लीटली डिपेंड होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये बोलता है कि दिस आरएनए इज 80% ऑफ सेल टोटल आरएनए। जो भी हमारा टोटल आरएनए, या मान लो हमारा जो भी टोटल आरएनए उसका वेटेज 100 है, तो 100 में से कितने? 80 किसका वेटेज होता है? राइबोसोमल आरएनए का होता है। इसका हमने आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में ऑलरेडी बता दिया है। 5% एमआरएनए होगा, 15% टीआरएनए होगा, ठीक है? लेकिन इनके कंपैरिजन में यदि हम एमआरएनए और टीआरएनए को यदि कंबाइनली भी करते हैं, दोनों को ऐड भी करते हैं, है कि नहीं, तो कितने बन रहे? 20। और ये कितना है? 80। मतलब उसके कितने गुना ज़्यादा है? 4 टाइम गुना ज़्यादा है कि नहीं? तो देखो, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये बोलता है कि आरएनए वाज डिस्कवर्ड बाय कुंजी नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए के बारे में बताया, ठीक है? थर्ड स्टेटमेंट इज हेयर, इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए। ये बात हमने इससे पहले भी सुनी है, ठीक है? स्टेबल की बात हमने ऑलरेडी सुनी है। हमने इसका पहला जो प्रीवियस सेशन देखा था, वहाँ पर हमने टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा था, क्लावरलीफ मॉडल, है कि नहीं? उनमें देखने के दौरान हमने कहा था कि वहाँ पे 2 लूप होते हैं, है कि नहीं? एक होता है डी लूप, एक डी लूप होता है और एक एल लूप होता है कि नहीं? एक सूडो यूरासिल वाला फोर्स होता है जिसके ऊपर थाइमिन प्रेजेंट होता है कि नहीं? और थाइमिन क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखो, अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, मतलब प्रोटीन का जो भी बायोडाटा है, प्रोटीन का जो भी एक्सप्रेशंस का जो भी रिकॉर्ड है, या प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है? राइबोसोमल आरएनए। तो इसको सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, है कि नहीं? स्टेबल होना चाहिए। और स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? इसको सूडो यूरासिल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रीवियस सेशन में हमने सारी बातें इनके ऊपर डिस्कस करी है कि नहीं? तो देखो, जब ये कम्प्लीटली स्टेबल हो जाता है, स्टेबल होने के कारण स्ट्रॉन्ग बन जाता है। हमने कहा था कि एक भीगी बिल्ली से एक शेर बन जाता है कि नहीं? मतलब इतनी ज़्यादा ताकत उसके पास आ जाती है स्टेबिलिटी के कारण। हमने आपसे ये भी क्वेश्चन किया था लास्ट प्रीवियस सेशन में, which one of the following is more stable as compared to डीएनए और आरएनए? डीएनए और आरएनए दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो डीएनए होता है। डीएनए है वो थाइमिन, और थाइमिन होने के कारण डीएनए को स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी होने के कारण जो भी उसके पास डाटा है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये स्टेबल होने के कारण सूडो यूरासिल क्या करता है? इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो भी अपना काम वो करना चाहता था उसके कंपैरिजन में वो बहुत फटाक से अपना काम करता है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करी है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इसीलिए क्योंकि इसको पूरी प्रोटीन बनानी
होती है, प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो पूरी की पूरी प्रोटीन चेन बनानी होती है कि नहीं। अमाइनो एसिड से क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, और प्रोटीन की लंबी चेन उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोल रहे थे स्टार्टिंग से, है कि नहीं। तो देखो अगला पॉइंट यहाँ पे, इट इज अ फाउंड इन द राइबोसोम एंड इट इज अ प्रोड्यूस इन अ न्यूक्लियस, है कि नहीं। ये क्या होता है, न्यूक्लियस के भीतर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक कहाँ पे देखा जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में हमने देखा है, और इसका एक पहले पोर्शन हमने लिया था, एक साइटोलॉजी का पोर्शन लिया था, है कि नहीं, एक साइटोलॉजी का पोर्शन लिया था। साइटोलॉजी के बारे में हमने कहा था द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी की ब्रांच होती है, और हम बचपन से सुनते आते हैं कि एक सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये पार्ट पूरा का पूरा पार्ट किसका होता है, साइटोप्लाज्म। तो ये सेल ऑर्गेनल का हिस्सा होता है राइबोसोम। राइबोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर होता है। और हमारा जो राइबोसोम होता है, ऐसे माना जाता है कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन बनते हैं ये सारे के सारे कौन एक्टिवेट करते हैं, राइबोसोम करता है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम कोई और नहीं है, तो राइबोसोमल आरएनए ही होता है, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। एक नया कंसेप्ट आया आप लोग के सामने, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का जो भी सराउंडिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस इट इज़ अ पार्ट विच इज़ अ प्रेजेंट सराउंडेड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के सराउंडेड प्रेजेंट होता है जिसको हमने न्यूक्लियस बोल दिया था। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें क्लियर है। चलते हैं आगे। At the time of protein synthesis, rRNA provided the attachment site of tRNA and mRNA। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस दौरान ये क्या करता है, आरआरएनए क्या करता है, अटैचमेंट करता है कि किसके इन बिटवीन, एमआरएनए और टीआरएनए को एक दूसरे की तरफ अटैचमेंट मतलब पकड़ के लाता है और वहाँ पे ज्वाइन करता है, ठीक है। एंड देम ऑन द राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर ये सारी की सारी प्रोसेस होती है। और सबसे एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग था, वो हम भूल गए, ठीक है। वो ऐसा था कि देखो हमने जब हम व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें एक बात पता होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें क्या फॉल्स न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंस होता है कि नहीं। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है ये यूकैरियोटिक सेल आर मेड अप फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ सेल, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल से बनी होती है। लेकिन इनमें एक बात होती है, ईच एंड एवरी सेल हैव अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, हर एक सेल के भीतर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है कि नहीं, ये बात हमने देखा था। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यदि राइबोसोम के कंपैरिजन के ऊपर बात करें हम, राइबोसोम इट इज अ पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स का हिस्सा होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, 70 एस प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, और यूकैरियोटिक सेल में 80 एस होता है, ठीक है, 80 एस होते हैं। 70 एस जो होता है इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन दो हिस्सों में होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है यहाँ पे 50 और स्मॉल होता है 30, 50 प्लस 30। वैसे तो 80 होते हैं लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में इसको 17 एस बोला जाता है, एस मतलब सब यूनिट, है कि नहीं। और यदि इसका कॉम्बिनेशन हम देखें, जो हमारा 80 जो यूकैरियोटिक सेल के भीतर प्रेजेंट होता है, इसका स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के बारे में यदि हम थोड़ा विस्तार में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है 60 प्लस 40, 60 क्या होता है लार्ज सब यूनिट और 40 क्या होता है स्मॉलेस्ट सब यूनिट, ठीक है। तो ये समझ में आ रही है। आरआरएनए क्या करता है, अटैचमेंट करता है इन बिटवीन एमआरएनए एंड टीआरएनए, दोज आर प्रेजेंट होता है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम के ऊपर जो भी अटैचमेंट रहेगी एमआरएनए और टीआरएनए जिसको पकड़ के कौन लाएगा, आरआरएनए, ठीक है। आरआरएनए उसको अटैचमेंट करने के लिए प्रोवाइड करेगा, पकड़ के तो वैसे टीआरएनए लेके आएगा लेकिन उसको अटैचमेंट फिट, यहाँ पे फिट बैठ के रहो, ठीक है, फिट बैठ के रहो, यहाँ से आप हिल नहीं सकते, ये जो ऑर्डर होता है कि नहीं। इसके बाद ऐसी कुछ पावर होती है जिनके कारण ये, हमने कहा था ना टीआरएनए के पास एक सूडोयूरासिल फोर्स होता है जिसके कारण वो उसको एबिलिटी मिल जाने के कारण मोर ज़्यादा स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइक सेम वे वैसे ही कुछ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा द बॉन्ड, जस्ट अ मिनट, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आर नोन एज साल्ट लिंकेज। क्या लिंकेज के बारे में हमने इससे पहले डिस्कस करी, यस ऑब्वियसली डिस्कस करिए। लिंकेज ये जो पॉइंट है ये हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में डिस्कस करा था। लिंकेज टेस्ट मॉर्गन साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करी थी। डॉर्सोफिलो मेलेंगेस्टर नाम के एनिमल के ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी, क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे एक कंसेप्ट आया था लिंकेज। लिंकेज के बारे में क्या कहा था हमने, द टेंडेंसी ऑफ बाइंडिंग टू और मोर जीन द होल टुगेदर, एक ऐसी टेंडेंसी होती है एक या दो जीन को पकड़ के रखने की। देखो क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम इन विच पैटर्न दे आर हैविंग इन अ लीनियर पैटर्न में वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लिंकेज मतलब एक दूसरे को पकड़ के जोड़ के रखने का, ठीक है। और साल्ट लिंकेज यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस
जो कटाइंस और अनाइंस होते हैं वो ज़्यादा मायने में हमें देखने को मिलता है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री का एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वहाँ पर बात करी जाती है कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, है कि नहीं। तो आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, the cations and anions which is responsible for the formation of an entire reaction, such types of bond are called as ionic bond। मतलब आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ऐसी होती है वहाँ पे, या फिर आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड में कैटायंस और आयन का प्रोपोर्शन इक्वली मात्रा में हो और दोनों मिलके क्या उस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आयोनिक कंपाउंड का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल NaCl, हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, है कि नहीं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब उस रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। लाइक सेम वे यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए लिंक एक दूसरे को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मान लो कि जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, जो भी अमाइनो एसिड उसके अंदर जा रहे हैं, जो भी कोडॉन अंदर जा रहे हैं, कोडॉन अंदर जाने के बाद अमाइनो एसिड के बाद प्रेजेंट आ रही है, और उस अमाइनो एसिड बन जाने के बाद वो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर भीतर प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन का हिस्सा बन रही है, और यदि वो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखनी है तो यहाँ पे लिंकेज का काम होना ज़रूरी है, तो होता है, ठीक है। चलते आगे। इट्स द अटैच द टीआरएनए एंड द लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। ये टीआरएनए क्या करता है, राइबोसोम का सबसे लार्जेस्ट यूनिट, मतलब कौन सा यूनिट, देखो भाई यहाँ पे हमने पहले ही कहा आपको कि यहाँ पे दो यूनिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 यूनिट प्रेजेंट होते हैं। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, हम एनिमल और प्लांट में सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। तो इनमें लार्जेस्ट सब यूनिट कौन सा होगा, 60s और 40s स्मॉलेस्ट होगा और 60 बड़ा होगा, ठीक है। इनको पकड़ने का काम कौन करता है, टीआरएनए पकड़ के रखता है सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, एमआरएनए टू द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और एमआरएनए क्या करता है, जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वहाँ पर अपनी कोडॉन से क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटीन बनाने का काम करेगा। यहाँ पे ऊपर होता है बड़ा सब यूनिट, यहाँ पे होता है छोटा सब यूनिट। राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी देखो अब आगे है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, एक राइबोसोम की एक ये स्लाइड है। यहाँ पे देखो ये अमीनो एसिड की चेन बन रही है, मतलब जो बन के आ रही है वो यहाँ पे जा रही है, जो अगले बन के आएंगे यहाँ से जाएंगे, और यहाँ पर एक लंबी चेन बन रही है, किसकी, अमीनो एसिड की कहो या फिर प्रोटीन की कहो, ठीक है, जिसको हम एक चेन है प्रोटीन से बन रही है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। बहुत सारी चेन बन रही है। ये देखो लार्ज सब यूनिट और नीचे क्या है, स्मॉल यूनिट। ये 60s होगा और ये 40s होगा। ये सारे के सारे क्या कोडॉन है, एमआरएनए के ऊपर जो प्रेजेंट होंगे ये सारे के सारे क्या है, कोडॉन है, ठीक है। इनको वहाँ से पकड़ के लाने का काम किसका है, टीआरएनए का। लेकिन यहाँ पे उसको अटैचमेंट एक ही जगह पे पकड़ के रखना है, यहाँ से हिलना नहीं देना। ये किसका काम है, राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोम क्या करता है, उनका कन्वर्ट किस में करता है, उस कोडॉन का कन्वर्ट किस में कर रहा है, अमाइनो एसिड, मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फॉर्म में कर रहा है, तो प्रोटीन जो नंबर ऑफ प्रोटीन से क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल ही रहने दीजिए, कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। नीट एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंस है वही ले रहे हैं हम, उसके बाहर नहीं जा रहे ना। आपको CSIR नेट सेट का कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो 11-12 के कंपैरिजन में एनसीईआरटी का सिलेबस हमारा बोलता है, नीट का सिलेबस हमें बोलता है, वही पॉइंट हम आप लोग के सामने लेके आते हैं, ठीक है। इनके बाहर कुछ भी नहीं है। एक इस स्लाइड के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस करी है। ये जो हमारा ये क्या है, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। देखो ऊपर क्या है, लार्ज सब यूनिट है, नीचे स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। तो इसको पकड़ के वहाँ से कौन ला रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, टीआरएनए पकड़ के ला रहा है, और ये क्या कर रहा है, उसका कन्वर्ट प्रोटीन में कर रहा है। एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखा उन्होंने इन शॉर्टकट में। ये भी ट्रांसफर आरएनए के बारे में ही हमने डिफरेंट डिटेल स्टडी कर ली है, इसका प्रीवियस सेशन आपका अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहना ये है कि ये क्या, राइबोसोम क्या कर रहा है, लोकेशंस ऑफ कोडिंग ऑफ अमीनो एसिड। उस अमीनो एसिड की कोडिंग कहाँ पे रहेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर AUC है, ये एमआरएनए के ऊपर कोडॉन AUC। तो देखो ये आरएनए की केस की कंडीशन हो रही है, तो ऐसा कोडॉन जहाँ पे U हो, एडेनाइन का अपोजिट क्या है, U है, U मतलब यूरासिल। देखो यदि ये DNA की केस होती तो एडेनाइन के बेस पेयरिंग में कौन आता, थाइमिन आता। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आरएनए की, तो आरएनए की केस में थाइमिन एब्सेंट होता है, वहाँ पे कोई यूरासिल उसके रिप्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूरासिल है कि नहीं, यहाँ पे यूरासिल है, मतलब यहाँ पे क्या रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। यहाँ पे कौन ही नहीं, मतलब यहाँ पे साइटोसिन है। जब ये दोनों आके एक दूसरे को बाइंड करेंगे, ये टीआरएनए इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है। मतलब ये लोकेशंस ऑफ अमीनो एसिड, और ये दोनों मिला के क्या करेंगे, अमीनो एसिड बनाएंगे। और उस अमीनो एसिड का कन्वर्ट किस में होगा, प्रोटीन की चेन में
कन्वर्ट होगा, और जैसे जैसे प्रोटीन की चेन बढ़ती जाएगी मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी लंबी होती जाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, द राइबोसोम इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। हमारा राइबोसोम कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। इट इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन। ये राइबोसोमल मॉलिक्यूल से बनता है और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, यदि हम इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो इसमें हमें दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, राइबोसोमल आरएनए मतलब आरआरएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन से इन दोनों से ये बन रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल भैया, क्योंकि वो वही बनाने के लिए तो रिस्पॉन्सिबल प्ले कर रहा है, तो वो वही तो दिखाएगा हमें, है कि नहीं। जो जिसके लिए वो पहचाना जा रहा है, जिस काम के लिए उसका नेतृत्व किया जा रहा है। ठीक है, दैट्स द फॉर्म द और क्या है, दैट्स द फॉर्म अ फैक्ट्री फॉर अ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। इसलिए इसको हमारे बॉडी में क्या, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया लास्ट सभी अमीनो एसिड। ठीक है, टीआरएन इसको पकड़ के लाता है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन एक छोटा सेशन था, सबसे इम्पोर्टेंस था। ठीक है, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए बहुत छोटा होता है, इसीलिए लोग इसको स्किप करते थे या फिर इनके बारे में ज़्यादा खुल के बात नहीं करते। तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। ठीक, कोई पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। आपको समझ आना चाहिए, हमारी वीडियो देर से आते हैं लेकिन तंदुरुस्त होके आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अपकमिंग सेशन होगा वो किसके ऊपर होगा, जेनेटिक कोड के ऊपर होगा। दोज कोड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। सच टाइप्स ऑफ कोड ऑन या सच टाइप्स ऑफ कोड आर कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। ऐसे कोड जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, और कुछ नॉन जेनेटिक कोड भी होते हैं जो क्या करते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारी बातें हम ईजी एंड इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन सिंपल था, सिंपल ही रहा होगा आपके लिए भी। इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे अगले सेशन में बहुत ही जल्द। ठीक है, एक नया सेशन लेके, वो सेशन का टाइटल होगा जेनेटिक कोड। कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज भी सकते हो। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, सिंपल सी बातें हमने इसमें डिस्कस करी जो हमें ऑलरेडी पता थी। देखो साइंस क्या होता है ना, कोई अलग बात हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे या कोई अलग बात हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे, उनके बारे में अलग अलग बातें हम खोजने का भी प्रयास नहीं करें। जो बातें ऑलरेडी हमारे महान वैज्ञानिक लोगों ने सर्च करी है, ठीक है, जिनके बारे में समझने का प्रयास करें, हम ही उसको अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। यही टीचर का काम होता है कि आप कौन सा भी कंसेप्ट हो उसको आसान भाषा में और आसान तरीके से किस तरीके से बताते हो। ठीक है, और सामने वाले को समझ आता है कि नहीं, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। लेकिन ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपका इंजॉयफुल रहा होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग रहा होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में जेनेटिक कोड के ऊपर। टेक केयर, बाय बाय।